हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आप लोग को याद हो ही गया होगा नाम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे सब टॉपिक छूट गया था, जो हमने आधा पे छोड़ दिया था, आधा पे नहीं मतलब शुरू ही नहीं किया था हमने। 2.3 से हमें शुरू करना है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने आइएगा। उससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, आपको और समझने में आसानी होगी। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर पीछे से आप लोग को व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि ऐसा ही जगह ही है, थोड़ा बहुत आ जाता है आवाज़, उसके लिए सॉरी। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। A chain of grievances in Awadh linked Prince Talukdar, peasant and sepoy. In different ways, they came to identify Firangi Raj with the end of their world, the breakdown of things they valued, respected and held dear. अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों के एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य और महत्वपूर्ण थी, जिनको वो प्यार करते थे। ए होल कम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस and issues, traditions and loyalties worked themselves out in the revolt of 1857. In Awadh, more than anywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to an alien order. 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। The annexation displaced not just the Nawab, it also disposed the Talukdars of the region. The countryside of Awadh was dotted with the estates and forts of Talukdars who for many generations had controlled land and power in the countryside. अवध के अधिग्रहण ने सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। Before the coming of the British, Talukdars maintained armed retainers, built forts and enjoyed a degree of autonomy, as long as they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the revenue of their taluks. Some of the bigger Talukdars had as many as 12,000 foot soldiers, and even the smaller ones had about 200. The British were unwillingly to tolerate the power of the Talukdars. Immediately after the annexation, the Talukdars were disarmed and their forts destroyed. तो अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले तो अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहें, तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए, यानी कि उनके किले ध्वस्त कर दिए गए। The British land revenue policy further undermined the position and authority of the Talukdars. ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। After annexation, the first British revenue settlement, known as the Summary Settlement of 1856, was based on the assumption that the Talukdars were interlopers with no permanent stakes in land. They had established their hold over land through force and fraud. अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। द समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द तालुकदार्स वेयर एवर पॉसिबल। फिगर्स शो दैट इन pre-British times, Talukdars had held 67% of the total number of villages in Awadh. By the summary settlement, this number had come down to 38%. The Talukdars of southern Awadh were the hardest hit, and some lost more than half of the total number of villages they had previously held. एक मुफ्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एक मुफ्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज़्यादा गांव हाथ से जाते रहे।
British land revenue officers believed that by removing talukdars, they would be able to settle the land with the actual owners of the soil and thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue returns for the state. ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा. But this did not happen in practice. Revenue flows for the state increased, but the burden of demand on the peasants did not decline. Officials soon found that large areas of Awadh were actually heavily overrest. The increase of revenue demand in some places was from 30 to 70%. Thus, neither talukdars nor peasants had any reasons to be happy with the annexation. वास्तव में ऐसा हुआ नहीं. भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों की बोझ में कमी नहीं आई. अधिकारियों को जल्द ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था. कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था. यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. एक लाइक तो बनता है, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही हूँ. The disposition of talukdars meet the breakdown of an entire social order. तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई. The ties of loyalty and patronage that had bound the peasant to the talukdar were disrupted. निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए. In pre-British times, the talukdars were oppressors, but many of them also appeared to be generous father figures. They exacted a variety of dues from the peasant, but were often considerate in times of need. Now, under the British, the peasant was directly exposed to overharassment of revenue and inflexible methods of collection. अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे. वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसे वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे. अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था में बुरी तरह से पिसने लगे थे. There was no longer any guarantee that in times of hardship or crop failure, the revenue demand of the state would be reduced or collection postponed, or that in times of festivities, the peasants would get the loan and support that the talukdar had earlier provided. अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा. ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि 30 त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी. इन एरियाज लाइक अवध वेयर रेसिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 वाज इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, द फाइटिंग वाज कैरिड आउट बाय तालुकदार्स एंड देयर पीजेंट्स. Many of these talukdars were loyal to the Nawab of Awadh, and they joined Begum Hazrat Mahal, the wife of the Nawab, in Lucknow to fight the British. Some even remained with her in defeat. अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के विद्रोह प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में ही थी. बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए. उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे. The grievances of the peasants were carried over into the sepoy lines since a vast majority of the sepoys were recruited from the villages of Awadh. For decades, the sepoys had complained of low levels of pay and the difficulty of getting leave. By the 1850s, there were other reasons for their discontent. किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे. दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे. 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे. The relationship of the sepoys with their superior white officers underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे. In the 1820s, white officers made it a point to maintain friendly relations with the sepoys. They would take part in their leisure activities. They wrestled with them, feasted with them, and went out hawking with them. Many of them were fluent in Hindustani and were familiar with the customs and culture of the country. These officers were disciplinarian and father figure rolled into one. 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे. वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे. उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे.
उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। इन द 1840s दिस बिगैन टू चेंज। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। द ऑफिसर्स डेवलप्ड ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग द सिपाहीज एज देयर रेशियल इंफीरियर्स, राइडिंग रफ सोड ओवर देयर सेंसिबिलिटीज। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। Abuse and physical violence became common and thus distance between sepoys and officers grew. Trust was replaced by the suspicion. The episode of the greased cartridges was a classic example of this. गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। It is also important to remember that close links existed between the sepoys and the rural world of the North India. यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द सिपाहीज ऑफ द बंगाल आर्मी वेयर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। मेनी ऑफ देम वेयर ब्राह्मण्स और फ्रॉम द अपर कास्ट। अवध was in fact called the nursery of the Bengal army. The changes that the families of the sepoys saw around them and the threats they perceived were quickly transmitted to the sepoy lines. उनमें से तो बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। In turn, the fears of the sepoys about the new cartage, their grievances about leave, their grouse about the increasing misbehavior and racial abuse on the part of their white officers were communicated back to the villages. दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांवों में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। This link between the sepoys and the rural world had important implications in the course of the uprising. सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। When the sepoys defied their superior officers and took up arms, they were joined very swiftly by their brethren in the villages. Everywhere peasants poured into towns and joined the soldiers and the ordinary people of the towns in collective acts of rebellion. जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांवों में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुड़ते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। अब हमारा थर्ड टॉपिक है व्हाट द रिबेल्स वांटेड। विद्रोही क्या चाहते थे। एज विक्टर्स द ब्रिटिश रिकॉर्डेड देयर ओन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एज वेल एज देयर हीरोइज्म। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौती और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। दे डिसमिस्ड द रिबेल्स एज अ बंच ऑफ अनग्रेटफुल एंड बार्बरिक people. The repression of the rebels also meant silencing of their voice. Few rebels had the opportunity of recording their version of events. वे विद्रोहियों को आसान, फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। Moreover, most of them were sepoys and ordinary people who were not literate. Thus, other than a few proclamations and istihars, notifications issued by rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt, we do not have much that throws light on the perspective of the rebels. यूं भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों के विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इस्तिहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनके बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। Attempts to reconstruct what happened in 1857 are thus heavily and inevitably dependent on what the British wrote. While these sources reveal the minds of officials, they tell us very little about what the rebels wanted. इसीलिए 1857 में जो कुछ भी हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है द विजन ऑफ यूनिटी, एकता की कल्पना। The rebel proclamations in 1857 repeatedly appealed to all sections of the population. 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था, irrespective of their caste and creed.
Many of the proclamations were issued by Muslim princes or in their names, but even these took care to address the sentiments of Hindus. The rebellion was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain. बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। The Istihars harked back to the pre-British Hindu-Muslim past and glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. The proclamation that was issued under the name of Bahadur Shah appealed to the people to join the fight under the standards of both Muhammad and Mahavir. इस इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह-अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable despite British attempts to create such divisions. In Bareilly in western Uttar Pradesh in December 1857, the British spent rupees 50,000 to incite the Hindu population against the Muslims. The attempt failed. दिलचस्प बात यह है कि एक मिनट, यस, हम लोग कहाँ पढ़े थे? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। अब हम लोग का सेकंड सब टॉपिक है अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। The proclamations completely rejected everything associated with British rule of Firangi Raj, as they called it. They condemned the British for the annexations they had carried out and the treaties they had broken. The British, the rebel leaders said, could not be trusted. इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। What enraged the people was how British land revenue settlements had disposed landholders, both big and small, and foreign commerce had driven artisans and weavers to ruin. Even every aspect of British rule was attacked and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished. The rebels wanted to restore that world. लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकारों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। The proclamations expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and religions of Hindus and Muslims and converting them to Christianity, a fear that led people to believe many of the rumors that circulated at the time. विद्रोही उद्घोषणाओं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। People were urged to come together and fight to save their livelihood, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good. लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। As noted earlier, in many places the rebellion against the British widened into an attack on all those who were seen as allies of the British or local oppressors. जैसा कि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायत या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। Often the rebels deliberately sought to humiliate the elites of a city. In the villages they burnt account books and ransacked moneylenders' houses. कई दफा विद्रोही शहर के
प्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गाँव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़-फोड़ डाले। दिस रिफ्लेक्टेड एन अटेम्प्ट to overturn traditional hierarchies, rebel against all oppressors. It presents a glimpse of an alternative vision, perhaps of a more egalitarian society. Such visions were not articulated in the proclamations which sought to unify all social groups in the fight against Firangi Raj. इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। अब है थर्ड सब टॉपिक, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, यानी कि वैकल्पिक सत्ता की तलाश। Once British rule had collapsed, the rebels in places like Delhi, Lucknow and Kanpur tried to establish some kind of a structure of authority and administration. ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। This was of course short-lived, but the attempt showed that the rebel leadership wanted to restore the pre-British world of the 18th century. The leaders went back to the culture of the court. बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। अपॉइंटमेंट्स वे मेड टू वेरियस पोस्ट, अरेंजमेंट्स मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, ऑर्डर्स इशूड टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर, साइड बाई साइड प्लान्स वे मेड टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। Chains of command were laid down in the army. In all this, the rebels harked back to the 18th century Mughal world, a world that became a symbol of all that had been lost. विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गईं, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। हुक्मनामे इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई, सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी। The administrative structures established by rebels were primarily aimed at meeting the demands of war. विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। However, in most cases, these structures could not survive the British onslaught. But in Awadh, where resistance to the British lasted longest, plans of counter-attack were being drawn up by the Lucknow court and hierarchies of command were in place as late as the last months of 1857 and the early part of 1858. लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 में आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। अब फोर्थ हमारा टॉपिक है रिप्रेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, समझ आया होगा तो, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।